नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर एनालाइज करेंगे हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर्स के जो सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर्स हैं उनके सबसे बढ़िया आर्टिकल्स एंड डिस्कस करेंगे कि जो न्यूज़ अभी आ रहा है मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या फाइनेंशियल इवेंट्स है, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, किस तरीके से हमें इम्पैक्ट कर रही है हमारे लेट्स से करियर को, हमारे करियर प्रॉस्पेक्ट्स, लोन्स, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीजें तो हम सीखेंगे इन्हें एनालाइज करना। इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो। शुरुआत कर रहा हूं मैं सबसे पहले आर्टिकल से और ये है टीवीएस मोटर्स के बारे में। टीवीएस के बाइक्स काफी चलती है, आपने देखा होगा आजकल काफी चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो ऑटोमोबाइल मार्केट है इंडिया में, दो कैटेगरी स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, इनके रिजल्ट्स को लेकर ना बड़ी टेंशन है लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में कंजम्पशन का डेटा थोड़ा सा वीक आया है, स्पेसिफिकली 4 व्हीलर का आया है। लेकिन अगर आप देखें टीवीएस मोटर के रिजल्ट्स को तो इनका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़ा है 45% से। यस, इतनी बढ़िया ग्रोथ रेट आई है 2 व्हीलर मार्केट में टीवीएस में, एंड ये हाईएस्ट ओवरऑल क्वार्टरली ग्रोथ टीवीएस ने रिकॉर्ड किया है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेल्स में। तो यहां पे दमदार रिजल्ट आया है। अगर कंपनी का रेवेन्यू आप देखेंगे, सेल्स करीब 11,300 करोड़ पर आ गया है, 14% तो इनकी सेल्स बढ़ी है, जो पहले 9,900 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में। तो काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट हो गया है, अभी धनतेरस, दिवाली आना बाकी है, तो एक्सपेक्टेशन है कि 2 व्हीलर जैसे कि टीवीएस काफी बढ़िया करने वाला है। यहाँ पे मोटरसाइकिल सेल्स की बात करें 14% ग्रोथ है, 5,60,000 मोटरसाइकिल्स बेचे इन्होंने सेकंड क्वार्टर में, अगेंस्ट 4,93,000 पिछले साल सेम क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करें। 2 व्हीलर एक्सपोर्ट्स, टीवीएस अपने मोटरसाइकिल्स को बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। यस, जैसे हम कल बजाज के बारे में पढ़ रहे थे परसों कि बजाज साउथ अमेरिकन कंट्री से लेके अफ्रीका, वैसे ही रॉयल एनफील्ड साउथ अमेरिका से लेके अफ्रीका और यूके हर जगह एक्सपोर्ट करता है अपने मोटरसाइकिल्स को। टीवीएस भी ये चीज करती है एंड करीब 2,78,000 बाइक्स इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, जहां पे 16% की ग्रोथ है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। ऑल्दो मैं कहूंगा कि स्टॉक प्राइस जैसी रिजल्ट आए तो 7 से 8% नीचे है। तो जो लोग कहते हैं कि रिजल्ट बढ़िया है, क्या स्टॉक ले लेना चाहिए, अगले दिन बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज इंट्राडे स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रही है और इसका रिजल्ट कैसा है, इससे कोई रिलेशन नहीं है कभी भी स्टॉक का। स्टॉक में काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें कितने शॉर्ट पोजीशंस बनी है, लॉन्ग पोजीशंस बनी है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये सारी चीजें होती हैं। और कई बार रिजल्ट्स अच्छा आता है तभी लोग प्रॉफिट भी बुकिंग करते हैं। तो यहां पे कभी भी रिजल्ट्स देखकर इंट्राडे और ये सारी ट्रेडिंग आप कभी मत कीजिएगा। तो इनका कहना है, टीवीएस का कहना है कि हम लोग फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी, एंड हमारे पास केपेबल टीम भी है, लोग भी हैं इन चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारे गोल्स को, एम्बिशंस को अचीव करने के लिए। 3 व्हीलर सेल्स जो है इस बार H1 में रही थी, मैं कहूंगा हाफ में हमारे इस साल के 69,000 यूनिट्स एज अगेंस्ट 78,000 यूनिट्स इन FY24। तो कहीं ना कहीं 3 व्हीलर जो सेल्स है ना टीवीएस की, यहां पे थोड़ा सा इन्होंने मात खाया है अपने कंपटीटर्स के अगेंस्ट। सो वी हैव टू सी, बट ओवरऑल काफी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है टीवीएस मोटर्स। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, कांट एक्सेप्ट एफडीआई ब्लाइंडली, नीड सेफगार्ड्स। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि देखो, इंडिया में एक प्रॉब्लम अभी चल रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। जितना भी हमारा ग्रोथ आ रहा है ना, वो ज्यादातर आ रहा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। गवर्नमेंट काफी खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़िया रहा है, एक्सेप्ट इलेक्शन के वक्त जब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो यहां पे आप ये देखिए कि एफडीआई चाहिए हमें, लेकिन सीतारमण जी का कहना है कि इंडिया ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पे। वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, ताकि हम अपने नेशनल सिक्योरिटी को फोकस रखें, और जो हाईली सेंसिटिव हमारा नेबरहुड है, ये भी रीजन है कि हम चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे जो रिलेशंस हैं यूजुअली स्टार्टिंग से पिछले 70 साल से अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत फ्रेंडली नहीं रहे हैं। तो ये ब्लाइंडली हम लोग किसी से पैसा नहीं ले सकते इन्वेस्टमेंट के लिए। हमें देखना होगा कि कहां से पैसा आ रहा है, सामने वाले का क्या इंटेंशन है, क्योंकि हम बहुत ही सेंसिटिव नेबरहुड में हैं। तो एफडीआई की प्रॉब्लम इंडिया के लिए ऐसी प्रॉब्लम है जो इसे सॉल्व करनी होगी। अभी ब्रिक्स भी हुआ, यहाँ पे कई सारे लोग, इंडिया में भी आप देखेंगे आर्टिकल्स कई एक साल से आ रहे हैं, हमने भी कवर किए हैं कि हमें चाइना से भी एफडीआई अच्छा खासा ले लेना चाहिए, चाइना से अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो, क्योंकि हमें जो हमारे टारगेट्स है $100 बिलियन एफडीआई के, उसका हम आधा भी अचीव नहीं कर पाए हैं अभी। तो हमारा टारगेट है कि हम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ला पाए, निवेश ला पाए हर साल, ताकि हम अपने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को लेकर जाएं
वन ऑफ द टॉप 3 इकोनॉमीज बने अगले 20-30 सालों में, और इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि पैसा कहां से आता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी वॉशिंगटन डीसी में है, एनुअल मीटिंग एक्सेप्ट कर रही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एंड वर्ल्ड बैंक का। तो यहाँ पे उन्होंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने चाइना बोल दिया हो जैसे, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर चाइना, ठीक है, क्योंकि और कोई कंट्री है नहीं जिसके पास इतना पैसा हो हमारे नेबरहुड में जो पैसा निवेश कर दे हमारी कंट्री में, इट्स ओनली चाइना। तो इनका कहना है कि इंडिया एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हमारा एक जंक्शन है ये, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, यस, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम कहाँ से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, क्या हमारा टाइम फ्रेम है, एंड किस किस एरियाज में हम फोकस कर रहे हैं, बिकॉज हमारा स्पेसिफिक एरिया है जहां पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आता हूं मैं दूसरे आर्टिकल पे, मिनट्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो यहां पे देखिए एक बढ़िया न्यूज हम सबके लिए आ सकती है, हमारे लोन्स सस्ते हो सकते हैं, हो सकता है अगले 1 महीने 2 महीने से ही हो जाए। और लोन सस्ते हो जाए ना, तो ये जो मैं 4 व्हीलर ऑटोमोबाइल और इनकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमांड बहुत अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ब्याज दर जब घट जाते हैं तो वो सामान जो 99% लोग ब्याज पे खरीद रहे हैं वो और ज्यादा खरीदेंगे, राइट, जिन्होंने प्लान हॉल्ट भी कर रखा होगा। तो इंडिया एक दूसरा सर्ज नहीं टॉलरेट कर सकता, रिस्क नहीं ले सकता कि दोबारा से हमारा महंगाई दर बढ़ जाए। यह कहना है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास जी का इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में। एंड जो कमिटी मीटिंग हुई इसके मिनट्स अभी रिलीज हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटीज बहुत सारी हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, दो कंट्रीज के बीच में अभी लड़ाइयां चल रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल हैं, क्रूड वगैरह के आप देखिए, इवन मेटल के भी प्राइसेस वॉलेटाइल हो गए हैं, और इंडिया में फूड इन्फ्लेशन हमें बड़ा परेशान कर रहा है। अब कल मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने पूछा था कि देखिए टमाटर अगर 50 रुपए से 100 रुपए हो जाते हैं, ठीक है, तब ठीक है हम कहते हैं कि महंगाई दर बढ़ गया, लेकिन उसके बाद जब 100 रुपए से वो 100 ही रुपए पे है या 102 रुपए 105 रुपए आ रहा है, तो महंगाई दर तो घटा है नहीं, तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि महंगाई दर अब काबू में, अब सिर्फ 2% में है। तो देखिए इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर, ग्रोथ इन प्राइजेस, इंक्रीज इन प्राइजेस। तो जब 50 से कोई चीज 100 रुपए हो गई तो मैं बोलूंगा इन्फ्लेशन 100% है, लेकिन वो 100 रुपए से 105 हुई तो मैं बोलूंगा इन्फ्लेशन सिर्फ 5% है, अब वो कंट्रोल में है। तो ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। प्राइजेस यूजुअली अगर आप देखेंगे तो नीचे नहीं जाती हैं चीजें, एक बार महंगी हो जाती है तो कभी भी हमने देखा नहीं है, यूजुअली सस्ती होती हैं। ऑल्दो ये टमाटर का एग्जाम्पल अब यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि टमाटर का और सब्जियों का, फूड का, सीरियल, पल्सेस, ये सारा सप्लाई साइड से प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस बार डिमांड टमाटर की ज्यादा है या आलू प्याज की ज्यादा है, तो सप्लाई जब इनका सही होगा, सीजन होगा, इसमें मॉनसून का भी एक फैक्टर होता है, तो अपने आप इनके प्राइस नीचे आ जाते हैं, और इसमें ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। तो इनका यही कहना है कि हम दूसरा इन्फ्लेशन बाउट नहीं झेल सकते हैं, बहुत केयरफुली चलना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सपोर्ट कर सकता है सस्टेनेबल ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ है सस्टेन कर पाएंगे हम। आरबीआई को तो अभी काफी मैं कहूंगा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखा है इन्होंने, इनके हिसाब से 7.2% का ग्रोथ रेट अभी भी हम अचीव कर पाएंगे। एंड यहाँ पे जो रिटेल इन्फ्लेशन है ये 9 मंथ हाई पर आ गया था 5.5% 9 सितंबर में, आफ्टर रिमेनिंग बिलो 4% फॉर 2 महीने तक 4% के नीचे था, और अचानक से 5.5% हो गया। तो आरबीआई ने सही कहा कि देखिए रिस्क लेना सही नहीं है, एक बार श्योर हो जाते हैं कि महंगाई काबू में है तो आपके लोन ब्याज दर हम सस्ते करना शुरू कर देंगे, कंपनीज भी एक्सपेंशन कर पाएंगी बढ़िया, डिमांड भी हमारी इकोनॉमी में इंक्रीज होगा। तो जो इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस हैं हम इन्हें एंकर कर चुके हैं। इन्फ्लेशन हमारा 4 to 6% का हमारा टारगेट था, तो 4 to 6 के बीच में ही रहता है, ऐसा नहीं कि 6% के ऊपर जा रहा है। बट यस, आरबीआई चाहता है कि 4% के पास आके एक बार ये स्टेबल हो जाए। स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि एक बार बस टच कर दिया वो नंबर और फिर हमने चेंज कर दी पॉलिसी, नहीं। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, और फूड इन्फ्लेशन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अनसर्टेनिटी का, तो इसे भी एक बार टैकल करना होगा इससे पहले कि हम अपने ब्याज दर को घटाना शुरू कर दें। अब आता हूं मैं दूसरे आर्टिकल पे, यह है एनालिस्ट बुलिश ऑन Hyundai इंडिया डिस्पाइट वीक डेब्यू। आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में अपने स्टॉक को लिस्ट करती है, कंपनी को लिस्ट करती है, तो उसको आईपीओ बोला जाता है। और Hyundai की कार्स हमने देखी है, i20, i10, क्रेटा, सेंट्रो, काफी फेमस कार्स रही है, काफी टाइम से इंडिया में है, तब इंडिया के शेयर बाजार में भी आ चुकी है ये कंपनी, और अच्छा ठीक ठाक रिस्पांस मिला है इन्हें। मैं कहूंगा जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनसे कुछ बढ़िया रिस्पांस लेकिन नहीं मिला। बट स्टिल जितने भी ब्रोकरेज हैं हमारे, इंक्लूडिंग नोमुरा,
मैक्वायरी, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे बहुत बुलिश है स्टॉक पर अभी भी। इनका कहना है कि इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इंडिया का ये दूसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी है, ऑटोमेकर है, एंड इनके इसके जो शेयर्स थे ये 6% तक बढ़ गए थे जब ये जिस दिन लिस्ट हुआ था। एंड करीब इन्होंने 28,000 करोड़ रेस किए हैं मार्केट से इस वाले आईपीओ में। तो लोग काफी डर गए थे कि बहुत बड़ा आईपीओ है, शेयर प्राइस यूजुअली नीचे आ जाता है हमेशा इतने बड़े आईपीओ का। जैसे कि आप देखिए कोल इंडिया का जब आईपीओ हुआ, या फिर आप देखिए हमारे ये पेटीएम का भी हुआ था, LIC का आईपीओ हुआ। तो ये सारे जो बड़े आईपीओ थे यहाँ पे हमें हमेशा देखने को मिला है कि 6 महीने 1 साल तक तो स्टॉक प्राइस नीचे ही जाता है। लेकिन हमारे जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकरेजेस हैं, इनका ये कहना है कि आपको Hyundai को ये नहीं देखना चाहिए कि 1 डे परफॉर्मेंस क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखिए कि कैसा करने वाला है। और ये बहुत कॉन्फिडेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट लेवल। इन्होंने देखा और सारी चीजें देखी कि बहुत बढ़िया आगे स्कोप है, बढ़िया ग्रोथ है, इनका जो मोमेंटम है, स्पेसिफिकली इनका देखिए जो मॉडल्स जो चल रहे हैं इंडिया में, बहुत बढ़िया ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। तो रेवेन्यू और सेल्स के बल पर ये कंपनी आगे ग्रो करेगी, ये कहना है ब्रोकरेजेस का। अब डिस्कस करूंगा मैं आखिरी आर्टिकल, और ये है पोर्ट कार्गो के बारे में। अब देखिए मेजर पोर्ट कार्गो ये 6% बढ़ा है सितंबर में, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मेजर पोर्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, जितने हमारे पोर्ट्स हैं काफी प्राइवेटाइज भी हैं और कुछ गवर्नमेंट भी ओन करती है, तो यहाँ पे 6% की ग्रोथ देखने को मिली है कार्गो में। इसका मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जरूर बढ़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी फाइनली इंक्रीज हुई है। एंड ये जो यहाँ पे कहना है कि जो प्राइमरली इसका जो ड्राइवर है यह है क्रूड ऑयल कार्गो। क्रूड ऑयल के शिपमेंट्स काफी सारे आए हैं, ठीक है, एंड मिसलेनियस कमोडिटीज जो दूसरे कमोडिटीज है। जो क्रूड ऑयल और मिसलेनियस कमोडिटीज है ये करीब करीब 1/3 होते हैं, 1/3 शेयर है इनका हमारे कार्गो में, और 9% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है इनमें। अगर आप फेस्टिवल सीजन की बात करें तो जो प्राइवेट पोर्ट्स हैं या फिर नॉन मेजर पोर्ट्स, जो बहुत मेजर पोर्ट्स नहीं है, प्राइवेट पोर्ट्स छोटे हैं थोड़े, तो इन्होंने रिवर्स किया है अपने स्लो ग्रोथ को। फेस्टिवल के टाइम पे 10% और 12% इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो में। तो बढ़िया फेस्टिवल सीजन पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। बट ये स्पेसिफिकली देखना होगा कौन से सेक्टर में ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, कौन से सेक्टर में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। क्रूड ऑयल वॉल्यूम जो है वो नॉन मेजर पोर्ट्स में तो कम ही हो रहे थे, तो मेजर पोर्ट्स में यहाँ ज्यादा देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर तो ट्रेजेक्टरी स्लो थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप देखेंगे पोर्ट्स पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी में कहूंगा एक्चुअली, तो ये ग्रोथ रेट यहाँ पे स्लो ट्रेजेक्टरी पे थी, तो अब ये पिकअप कर चुका है पहले से। अब मैं बता दूं, देखिए पोर्ट्स को भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब से ये इजराइल और नेबरिंग कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ, तब से पोर्ट्स का ना जो बिजनेस है और शिपिंग का बिजनेस है स्टेबल नहीं रह पाता है, क्योंकि जिस रूट से ये जा रहे हैं वहां पे काफी टर्मियल है, अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके इंश्योरेंस कॉस्ट, ये सारी चीजें बहुत बढ़ जाती है। और आप देखेंगे पूरी दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज है इसलिए काफी अफेक्ट हुई है। तो हमें देखना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स अगर सेटल होती हैं तो किस तरीके से ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटी इंक्रीज होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।